हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बीए फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत यूरोपियों का आगमन पार्ट 2, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसी टॉपिक के अंतर्गत पुर्तगालियों का किस प्रकार से भारत आगमन हुआ और किस प्रकार उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था यहाँ पर स्थापित की, ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज पद्धति के साथ उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया। अल्मेडा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा जैसे वायसरायों के सानिध्य में उन्होंने अपनी शक्ति को समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करके भारत के तटीय क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी। आज हम लोग उसी के आगे और कौन कौन से यूरोपीय भारत में आए और किस प्रकार से आए, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डच, यानी कि हॉलैंड से जो लोग भारत में आए उनके बारे में, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद जो दूसरे यूरोपियन भारत आए वो डच ही थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट है जॉन ह्यूगेवा लिंकोटन, ठीक है, नामक डच यात्री 1583 ईस्वी में गोवा आया। वह पूर्वी जगत की समुद्री यात्राओं पर एक पुस्तक लिखी। उसके उपरांत 1602 में डच में क्या हुआ कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी न कहा गया, इसकी स्थापना की जाती है। इसे हॉलैंड की संसद ने 21 वर्षों तक भारत व पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। इसमें युद्ध व संधि करने, किले बनाने व भारतीय प्रदेशों को जीतने का भी अधिकार था। तो हम लोगों ने देखा था कि 1498 में पुर्तगाली भारत में आए और उसी के लगभग 100 साल बाद, ठीक है, 1503 में उनकी शासन व्यवस्था स्थापित होती है और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है और उसके उपरांत वह भारत में आना प्रारंभ करते हैं। भारत में शीघ्र ही डच कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। प्रारंभ में हम लोगों ने पुर्तगालियों को देखा था कि उनकी मंशा थी कि मसाला व्यापार पर उनका अधिकार हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और मसाला व्यापार पर सबसे ज़्यादा किसी का, जितने भी यूरोपियंस आए उनमें से किसी का भी सबसे ज़्यादा अधिकार था तो वो था डचों का, क्योंकि इन्होंने भारत के साथ साथ जो मसालों के प्रमुख द्वीप थे जैसे इंडोनेशिया, वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। इसीलिए मसाले का व्यापार जो है वो डचों के अंतर्गत ही सर्वाधिक रहा। भारत में डच कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च तथा मसालों के व्यापार पर एकाधिकार और बलपूर्वक उनकी रक्षा करना था। ठीक, 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोयना ले लिया और धीरे धीरे उन्हें मसाला द्वीप समूह यानी कि इंडोनेशिया से हटाकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था। 17वीं शताब्दी के पूर्व में मसाला व्यापार पर डचों का एकाधिकार रहा। 17वीं शताब्दी के पूर्व तक, मतलब कि ये कि जब तक अंग्रेज नहीं आ गए और उन्होंने इनको परास्त नहीं कर दिया तब तक भारत में, लेकिन वहीं इंडोनेशिया जैसे देशों में डचों का जो है काफ़ी लंबे समय तक अधिकार रहा। भारत में डचों ने मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, में 1605 में प्रथम डच कारखाना की स्थापना की। जिस प्रकार से पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी, कोचीन में बनाई थी, उसी प्रकार से डचों ने अपनी पहली कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की। भारत में पुलिकट स्थित गैल्ट्रिया के दुर्ग के अलावा किसी भी डच बस्ती की किलेबंदी नहीं थी।
यानी कि पुलिकट में भी उनकी एक बस्ती थी जो कि किलेबंद बस्ती थी, और इसके अलावा कोई अन्य बस्ती जो है जितनी भी थी, चिंसुरा में थी, श्रीरामपुर में थी, ठीक है, वो सारी बस्तियां जो हैं किलेबंद नहीं थी। पुलिकट में 1610 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना के लिए डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया। पुलिकट में ही डचों ने अपने स्वर्ण पैगोडा यानी कि सिक्के होते थे, स्वर्ण सिक्के होते थे, जिसको इन्होंने ढाला था और इसका नाम था स्वर्ण पैगोडा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि स्वर्ण पैगोडा किन शक्तियों के द्वारा भारत में चलाया गया। तो याद रखना, स्वर्ण पैगोडा का संबंध डचों से है। अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि डचों के समय महत्वपूर्ण बस्तियां कौन कौन सी थीं। 1610 में इन्होंने पुलिकट की स्थापना की। 1616 में सूरत में, विमलीपट्टनम में 1641 में, करिकाल में 1645, चिंसुरा 1653 और कोचीन 1663, यानी कि कोचीन में भी इन्होंने अपनी बस्ती स्थापित की। इसके अलावा नेकपट्टनम, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, ठीक है, ये सारे 1658 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां या कोठियां स्थापित की। नेक्स्ट है, डच भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, सीसा व अफीम बाहर भेजते थे, जिसमें से नील का निर्यात मछलीपट्टनम से होता था। डच लोग भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, क्योंकि उस समय भारत का जो सूती वस्त्र है वो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था, और उसी समय के प्राचीन काल से ही भारत के वस्त्रों की जो है, खासकर सूती वस्त्रों की जो मार्केट है वो पूरी दुनिया में थी, यानी पूरी दुनिया के लोग भारत के इस सूती वस्त्र को पसंद करते थे, जिस पर ही डच लोगों ने भारत में खास करके इन्हीं पर अपना हाथ आजमाने का प्रयास किया। डच कोरोमंडल तट पर सूती वस्त्र का तथा मालाबार तट पर मसालों का व्यापार करते थे। ठीक है, अब ये कोरोमंडल और मालाबार क्या होते थे, तो जिस जैसे मान लीजिए कि ये इस प्रकार से दक्षिण भारत का नक्शा है भारत का। ठीक है, इधर पड़ता है आपका केरल, तो केरल का जो तटीय इलाका है इसको मालाबार का तट कहा जाता है। तो यहाँ से इन्होंने मसालों का व्यापार किया, और जो ये पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी तटीय क्षेत्र दक्षिण भारत का, जहाँ पर चेन्नई, मद्रास, ये सारे क्षेत्र हैं, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है कोरोमंडल तट, जहाँ से उन्होंने सूती वस्त्रों का जो है व्यापार किया। अब इसके बाद देख लेते हैं कि डचों का जो अंत है वो किस प्रकार से हुआ भारत में। तो डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 में, ठीक है, एक युद्ध लड़ा गया जो जिसका नाम था बेदरा का युद्ध। इस युद्ध में भारत ने अंग्रेजी नौसेना की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। ठीक है, यानी कि 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को परास्त कर दिया और भारत से जो है इनको यहाँ से निकाल बाहर कर दिया, और ये इन लोगों ने अपना ज़्यादातर व्यापार जो है वो इंडोनेशिया में ही स्थापित करने का प्रयास किया। भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण थे, इसका सरकार के सीधे नियंत्रण में होना पहला कारण था। कंपनी के भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी थे और कर्मचारी। ठीक है, सभी बस अपने लालच में लगे रहते थे कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें, यानी कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई ज़्यादा इंतजाम नहीं थे। भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुँच गया, यानी कि सूती वस्त्रों उद्योग को उन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया था। भारतीय वस्त्रों के यूरोप में निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्रोद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया,
क्योंकि अब भारत में इंग्लैंड का शासन एट लास्ट में स्थापित हो जाता है, तो भारत का कपड़ा जो है वो पहले से पॉपुलर है वहाँ पर, तो इंग्लैंड की का जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा वस्त्रोद्योग में फला फूला। तो ये था पूरा डचों का। अब हम लोग बात करते हैं कि अंग्रेज भारत में किस प्रकार से आए। चलिए अंग्रेजों के बारे में देखते हैं हम लोग। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे, ठीक है, जैसा कि हम लोगों को पता ही है। और इसके बाद इनकी शुरुआत कैसे होती है। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक एक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। उसने अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त करने की कोशिश की, जो कि उसे प्राप्त नहीं हुआ, और वह 7 वर्ष तक भारत में रहा। उसी वर्ष 1599 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी तथा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना हुई, जिसे दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया। अब जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 में। तो स्थापना याद रखना, स्थापना उसकी 1599 में ही हो गई थी, लेकिन भारत से जो या पूर्व से व्यापार करने का जो अधिकार है वो उसको 1600 में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इस डिफरेंस को आप लोग याद रखना, जिसे बाद में जेम्स प्रथम ने 15 वर्ष पूरे होने पर अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। यानी कि 1608 में जेम्स प्रथम शासक बन जाते हैं, और उनके शासक बनने के बाद जेम्स प्रथम जो है उन्होंने अनिश्चित काल तक के लिए इस अधिकार पत्र को बढ़ा दिया कि आप अनिश्चित काल तक पूर्व के साथ व्यापार जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वो मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी में बात की, जिससे जहांगीर जो है काफ़ी प्रभावित हुआ था, और इस प्रभाव के चलते उसने हॉकिंस को 400 का मनसब भी प्रदान कर दिया था। किंतु पुर्तगालियों द्वारा जहांगीर के कान भरे जाने के कारण जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत छोड़ने का आदेश दिया, और जो व्यापारिक रियायतें पाने के लिए, व्यापार का अधिकार पाने के लिए सुल्तान के पास, बादशाह के पास गया था जहांगीर के पास, वो उनको प्राप्त नहीं हुआ। सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति दी। सूरत में अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की, किंतु उसे अनुमति नहीं मिली। इस चीज़ को याद रखना, 1608 में उन्होंने फैक्ट्री बना ली, लेकिन उसे अनुमति प्राप्त नहीं हुई। 6 फरवरी 1613 को जहांगीर ने एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। यानी कि जो सूरत में उन्होंने कोठी स्थापित की उसको अनुमति कब मिली, 6 फरवरी 1613। तो इसका मतलब ये है कि सूरत में जो फैक्ट्री की स्थापना हुई वो कब हुई, 1613 में। टॉमस एल्डवर्थ के नियंत्रण में सूरत में प्रथम अंग्रेज व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। सूरत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, ठीक है। और इसी के साथ जो उनकी प्रथम प्रेसिडेंसी बनी वो सूरत ही बनी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। ये दूसरा दूत था जेम्स प्रथम का। वह जनवरी 1616 में जहांगीर से अजमेर में मिला। याद रखना, हॉकिंस जो है वो कहाँ मिला था, आगरा में मिला था, और वहीं टॉमस रो जो है वो अजमेर में मिला था। टॉमस रो 1618 ईस्वी तक मुगल दरबार में रहा भी था। टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए कंपनी की तरफ से अनुमति प्राप्त की। इससे पहले हॉकिंस ये अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा था।
बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम और पेट्टापुली में 1611 ईस्वी में स्थापित किया था। इससे पहले डचों ने भी मछलीपट्टनम में अपनी कोठी स्थापित की थी। अभी हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों ने भी अपनी मछलीपट्टनम में दक्षिण भारत की जो पहला कारखाना माना जाता है अंग्रेजों का। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का प्रथम कारखाना कौन सा था, तो मछलीपट्टनम, और उत्तर भारत का तो सूरत। भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त अंग्रेज फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम ही थी। यानी कि भारत में स्थापित पहली जो फैक्ट्री थी अंग्रेजों की वो मछलीपट्टनम थी। लेकिन अगर आपसे उत्तर भारत की पूछ दे तो आप सूरत कहेंगे। ठीक है, इससे पहले सूरत में 1608 में हम लोगों ने देखा था, लेकिन वो जो है अनुमति प्राप्त नहीं थी, इसलिए पहली कोठी मछलीपट्टनम ही मानी जाती है। नेक्स्ट है 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने 500 पैगोडा वार्षिक के बदले अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया, जिससे अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों से एकाधिकार मिल गया। यानी कि गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह थे उन सभी बंदरगाहों से अब अंग्रेज जो है व्यापार कर सकते थे। पूर्वी तट पर अंग्रेजों का पहला कारखाना 1633 में उड़ीसा में बालासोर व हरिपुरा में स्थापित किया गया। पूर्वी तट का संदर्भ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों से है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों की अब हम लोग बात करते हैं। इन क्षेत्रों में सबसे पहले उन्होंने उड़ीसा में स्थापित किया। उड़ीसा में कहाँ? बालासोर और हरिपुरा। ठीक, उसके बाद 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास पट्टे पर ले लिया और यहीं पर इन्होंने फोर्ट जॉर्ज, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं, इस नाम से एक किला स्थापित किया और यह भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला माना जाता है। फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक भी माना जाता है क्योंकि इसने मद्रास में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री जो है या प्रथम किला जो है निर्मित किया था। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं बंगाल में। बंगाल में 1691 में शाह शुजा का शासन था, जो कि औरंगजेब का भाई था, और बंगाल में इसी का शासन था। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि जब उत्तराधिकार युद्ध के समय था, उस समय शाह शुजा ने बंगाल में ही अपने आप को स्वतंत्र शासक जो है दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया था। तो उसी समय यहाँ पर अंग्रेजों का आना प्रारंभ हो चुका था। 1651 में शाह शुजा से अनुमति लेकर ब्रिजमैन, ठीक है, ब्रिजमैन ने बंगाल में हुगली नामक स्थान पर बंगाल के प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना की। यानी कि बंगाल में पहला कारखाना कहाँ बना? हुगली में बना। और वहीं अगर पूर्व की बात करें तो उड़ीसा में बना। उड़ीसा में कहाँ बना? बालासोर और हरिपुरा में बना। 1651 में एक अंग्रेज डॉक्टर बॉटन द्वारा शाह शुजा के हरम की एक स्त्री का उपचार करने पर, ठीक है, बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 में एक निशान द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दिया। यानी कि अब आप 3000 रुपये एक साल में जमा कर दो, उसके बाद बंगाल में व्यापार करने का तुम्हारा पूरा एकाधिकार रहेगा और दूसरी जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं वो व्यापार नहीं करेंगी। तो इस तरह का एक निशान या विशेष फरमान शाह शुजा के द्वारा प्राप्त हुआ और उसका जो है वो ऐसा उसने किसी कारण से किया। तो ये पॉइंट याद रखना कि एक अंग्रेज डॉक्टर था बॉटन, जिसने शाह शुजा की हरम की एक स्त्री का इलाज किया था और उसको अपने इलाज के उपरांत ठीक कर दिया था। 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी जो मद्रास में किला स्थापित किया गया था, उसके अधीन कर दी गई थी। या जो मेन उनका सेंट्रल पावर थी वो फोर्ट सेंट जॉर्ज में ही थी और वहीं से इन सब का जो है शासन संचालन किया जाता था।
नेक्स्ट है 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ। वह पुर्तगाल ने चार्ल्स को बम्बई दहेज में दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं पश्चिमी तट की, खासकर बम्बई की। ठीक है, तो बम्बई दहेज में दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, यानी कि 10 पाउंड सालाना। इतना केवल ये नाम मात्र की रकम थी, एक उस चीज के लिए, दिखावे भर के लिए। बाकी एक तरह से उन्होंने बम्बई की ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दे दी। गेराल्ड ओंगियार 1669 से 1677 तक बम्बई का गवर्नर रहा। उसने बम्बई नगर की स्थापना की, गोदी का निर्माण कराया, टकसाल स्थापित कराई, बम्बई की किलेबंदी की। इसीलिए गेराल्ड ओंगियार को बम्बई का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गेराल्ड ओंगियार ने लिखा कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। ठीक है, तो यानी कि ओंगियार ने अब 1669-77 के बाद ये कहना प्रारंभ कर दिया कि अब जो है अंग्रेजों को शस्त्र उठाकर अपना व्यापार जो है स्थापित करना चाहिए। यानी कि अगर उसके व्यापार में कोई बाधा है, जो भी बाधा बन रहा है, उसको रास्ते से हटाना चाहिए। नेक्स्ट है अपने हाथों में हथियार। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, भूभाग और पूरे भारत पर उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। 1687 में जब सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों के मुख्य व्यापारिक बस्ती हो गई, तो अंग्रेजों ने औरंगजेब से बम्बई की किलेबंदी करने की अनुमति मांगी, क्योंकि अंग्रेजों को मराठों से खतरा महसूस हो रहा था। ठीक है, और उनको ये अनुमति बाद में मिल भी जाती है। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर विलियम हेजेस था। अंग्रेजों को मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में हुगली से बाहर खदेड़ दिया। वह कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को बाहर निकाल दिया, लेकिन बाद में अंग्रेज लोग आकर के औरंगजेब से माफ़ी मांगते हैं, और जिसके बाद औरंगजेब उनको पुनः व्यापार करने की अनुमति जो है प्रदान कर देता है। 1698-99 में बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान, ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था किसको, शाह शुजा को। अब है अजीमुस्सान की अनुमति के बाद कंपनी ने जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपए में सुल्तानाती गोविंदपुर व कलिकता की जमींदारी खरीद ली। किसने खरीद ली? बंगाल की अंग्रेजों ने। ठीक है, इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव 1699 ईस्वी में जॉब चारनाक ने डाली। वो फोर्ट विलियम का किला जो है बनाया गया यहीं पर। इसके बाद जो पूर्वी जितने भी क्षेत्र थे, उन सभी का सेंटर जो है वो फोर्ट विलियम को बना दिया गया, और जो दक्षिण के प्रमुख तटीय क्षेत्र थे जहाँ पर अंग्रेजों की बस्तियां थी, उसका प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि मद्रास को बना दिया जाता है। 1700 में सर चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर बनाया गया, तथा इसी साल बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी भी बनाया गया। औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले समस्त यूरोपीय लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जो कि ये आदेश उसका सर्वमान्य नहीं हो पाया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1694 में ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर ब्रिटेन की सारी प्रजा को भारत से व्यापार का एक अधिकार जो है वो दे दिया। इससे 1698 में एक नई कंपनी बन गई इंग्लैंड में, जिसका नाम था इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट। अब दो कंपनियां हो गई अंग्रेजों की, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट। नई कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार के लिए विलियम नॉरिस को अंग्रेजों औरंगजेब के दरबार में भेजा, लेकिन अब इन दोनों कंपनियों के एक साथ होने पर इन दोनों के व्यापार को धक्का लगने लगा, जिससे बाद में ये सोचा गया कि चलिए आपस में विलय करके कंपनी को एक कर लिया जाए।
और इसी के चलते 1702 में दोनों कंपनियों का विलय करने का निर्णय लिया गया। 1708-9 ईस्वी में संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ठीक है, अब इसका नाम एक तरह से क्या हो गया, द यूनाइटेड कंपनी। 1715 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में गया और उससे मिला। तो याद रखना एक दूत मंडल आया था सबसे पहला हाकिंस के नेतृत्व में, फिर आया थॉमस रो के नेतृत्व में, अब ये तीसरा हम लोग देख रहे हैं जॉन सुरमन के नेतृत्व में। इस दूत मंडल में विलियम हैमिल्टन नामक डॉक्टर भी था जिसने फर्रुखसियर को एक बीमारी से मुक्त कर दिया। तो यानी कि इन डॉक्टरों ने जो है अंग्रेजों का बहुत फायदा कराया। बंगाल में हम लोगों ने देखा था कि शायद सुजा के हरम की एक स्त्री का इलाज करने के उपरांत तो उसने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का एकाधिकार बंगाल में दे दिया। और इसी तरह का अब फर्रुखसियर की तबीयत, वो तो हरम की स्त्री थी, अब तो खुद शासक का ही उपचार करके उसको ठीक कर दिया। तो शासक ने फिर उसी हिसाब से फरमान जारी किया जिसको कहा जाता है 1717 ईस्वी का फरमान, जिसमें यह था कि जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया, यानी कि अब उसको कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी थी। और इसी के साथ कंपनी के बम्बई में डाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में मान्यता दी गई। 3000 रुपये वाला इससे पहले जो था वो राज्य के जो प्रांतपति थे, सूबेदार थे, उनके द्वारा प्राप्त हुआ था, लेकिन था तो वो मुगल सल्तनत का ही क्षेत्र, तो इसलिए अब केंद्र से भी उसको इस प्रकार की अनुमति प्राप्त हो गई। वह सूरत में 10,000 रुपये सालाना अदा करने पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी रियायतें जो हैं फर्रुखसियर से अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। और इसी के साथ साथ एक दस्तक होता था निःशुल्क व्यापार का आज्ञा पत्र, यानी कि अब आयात निर्यात देना नहीं है, तो यानी कि निःशुल्क व्यापार था, तो उसके लिए एक क्या जारी किया जाता था, दस्तक। ठीक है, और इसी दस्तक का बाद में बहुत फायदा उठाते हैं ये लोग, अंग्रेज के छोटे छोटे कर्मचारी तक अपना व्यापार खोल करके और यही दस्तक दिखा करके बिना किसी टैक्स के अपना धड़ल्ले से व्यापार कर रहे थे। और उसी के चलते भारत में जो व्यापार है भारत के लोगों का वह नष्ट होता जा रहा था, जिसको बाद में हम लोग देखेंगे बंगाल के जो शासक थे उन्होंने अपने स्तर से इसको समाप्त करने का प्रयास भी किया था। और मैंने फर्रुखसियर के इस फरमान को क्या कहा है, कंपनी का मैग्ना कार्टा। मुर्शिद कुली खान ने फर्रुखसियर के फरमान को बंगाल में नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास कुछ हद तक सफल भी हुआ था, लेकिन पूर्णतः हम नहीं कह सकते कि वो इसमें सफल रहा था। बाद में अंग्रेजों ने ही, जब उनके कर्मचारी भ्रष्ट होने लगे, उनके कंपनी में ही भ्रष्टाचार होने लग गया, तब वारेन हेस्टिंग्स के समय इस चीज को समाप्त कर दिया गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, ये नाम आप लोग भी याद रखना। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच था। पहला अंग्रेज व्यापारी जो है वो कौन सा था, रॉल्फ फिंच। फिंच ने 1588 ईस्वी में से 1591 ईस्वी के बीच भारत में रहते हुए फतेहपुर सीकरी व आगरा में अकबर के दरबार में उपस्थित होकर सूरत में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो ये अकबर के समय आया था, याद रखना। अभी तो हम लोगों ने क्या देखा था, कौन जहांगीर के समय स्टार्ट किया था, हॉकिंस। तो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह से, अकबर के समय कौन आया, ठीक है, जहांगीर के समय कौन आया, इन्हीं में से ज़्यादातर फंसाता है। तो याद रखना रॉल्फ फिंच जो है वो अकबर के समय आया था। फादर स्टीवेंसन एक पादरी के रूप में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। ठीक है, तो वो रॉल्फ फिंच जो है वो व्यापारी के रूप में आया था, लेकिन फादर स्टीवेंसन जो है एक पादरी के रूप में आए थे। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ
उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई और भारत के शासकों से उन्होंने कई सारी रियायतें भी प्राप्त की। अब नेक्स्ट हम लोग फ्रांसीसियों को पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ फ्रांसीसियों और इंग्लैंड के बीच जो है क्या विवाद था, भारत में क्या झगड़ा हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए ये क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।